नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का जो एग्ज़ाम हुआ है जून के लास्ट महीने में, उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी एक सेट में जितने क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन हैं, उस 25 क्वेश्चन का संपूर्ण व्याख्या इस वीडियो में करने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो आप सबको पता होगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये तो हो गया इसका राइट आंसर। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहला तो सेकंड जो अध्यक्ष बने थे, और पहला पारसी अध्यक्ष, ये पारसी समुदाय से थे, तो पहला पारसी अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नौरोजी थे, जो कि सेकंड बार बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष 1886 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1886 में ये दूसरे अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में 9वां बने थे, 9th जब अधिवेशन हो रहा था तो वो 1893 में एक बार फिर से इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद में 1906 में जब हो रहा था अधिवेशन, तो उस समय भी तीसरी बार इनको बनाया गया था, जो कि वो कांग्रेस का कितना अधिवेशन था, 22वां अधिवेशन उस समय चल रहा था। तो दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने, दूसरा अध्यक्ष, 9वां अध्यक्ष और 22वां अध्यक्ष। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 86 में, 93 में और 1906 में। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 2 पुस्तक भी लिखी गई है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक ध्यान रखेंगे आप। और दूसरा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये पुस्तक है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये दोनों पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एंड दूसरा क्या है, अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये दोनों पुस्तक आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है महागोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे महागोविंद रानाडे ये भारतीय एक समाज सुधारक थे। एक तरीके से ये समाज सुधारक थे, क्योंकि इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना 1861 ईस्वी में की थी। विधवा विवाह यानी कि जो भी औरतें विधवा हो जाती थी उनका दोबारा से शादी करने के लिए जो संघ बना था, उनमें इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा, प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी 1867 में, उनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। प्रार्थना समाज की स्थापना मेन रूप से तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था, लेकिन उसमें सदस्य के रूप में ये अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाए थे महागोविंद रानाडे। उसके बाद में इनको एक और नाम से जाना जाता है कि पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के पिता के नाम से महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। और चौथी बात यहाँ पे क्या है कि इनको गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। तो इतना बात महादेव गोविंद रानाडे से ध्यान रखेंगे। और अब देख लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहे थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले के राजनीतिक गुरु MG रानाडे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसमें जो लक्षद्वीप और दमन दीव है, इन दोनों में जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे अगर राज्यों में सबसे अधिक पूछा जाए कि साक्षरता दर किसका है, तो वो है केरल का। और सबसे कम अगर पूछता है तो वो किसका है, बिहार का है। सबसे कम बिहार का है। और वहीं सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए
तो वो किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का है 2011 की जनगणना के डेटा के अनुसार। तो ये बात आप इतना ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यकृत दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला घुलनशील, जो जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सा है जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे उस विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है जो जल में घुलनशील है और ये आपको फ़ायदा पहुँचाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन सबसे पहले क्या क्या होता है, बी और सी होता है। तो यहाँ पे ए नहीं होगा और ई नहीं होगा, ये यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और बच गया सी और विटामिन B12। तो विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे क्या होता है कि शरीर में रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद देता है। तो यहाँ पे विटामिन B12 का अगर हम रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है साइनोकोबालामीन। यहाँ पे इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो ये ध्यान रखेंगे, साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और वो वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। इतना बात आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये मौलिक कर्तव्य यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी क्या हमें मिल रही है कि ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि 51 का ए जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में 46 का बी दिया है अनुच्छेद। तो 46 का बी अनुच्छेद क्या कहता है कि जो हमारे देश में एससी और एसटी समुदाय के जो लोग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक यानी कि एजुकेशन और फाइनेंस, इसके हितों को बढ़ावा देने के लिए इस पे काम किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 46 के बी में क्या है, एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक हितों और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए इसमें बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 67 के ए में क्या है, ये 67 का ए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और अपने लिखित इस्तीफा में ये अपने सिग्नेचर के साथ, अपने यानी कि हस्ताक्षर के साथ देंगे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को, और वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 67 के ए में कहा गया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रानी गाइदिन्ल्यू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो रानी गाइदिन्ल्यू ये मेन रूप से नागालैंड के निवासी थी। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई, जैसे अपने इधर नॉर्थ साइड में अपने ये रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है ये अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, तो ये रानी गाइदिन्ल्यू भी नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे इनको भारत सरकार के द्वारा 1982 में इनकी वीरता के लिए पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया था। पद्म भूषण पुरस्कार जो कि तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और इनका संबंध जो है हेराका आंदोलन हुआ था उससे संबंध है इनका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेराका। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वी उत्तर भारत का की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो रानी गाइदिन्ल्यू प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो ये 2020 तक की स्थिति के अनुसार पूछा जा रहा है, और अभी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भी यहाँ पे भारत दूसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में है, और वहीं पहले नंबर पे चाइना है।
पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत स्थित है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मार्च 2022 में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार सिंह। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क, इसका शुभारंभ जो है राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया। राजकुमार सिंह एक कैबिनेट मंत्री है जो कि बिजली नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ये मिनिस्टर हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्रा को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इनको ओडिसी के लिए जाना जाता है। ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रतिकांत महापात्रा के बारे में पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य, और कथक जो है केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, और कथकली केरल का है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तर को उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? यानी पोटेशियम की पूर्ति के लिए किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम के किस खनिज का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड जो है इसका यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? KCl हो जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? अब यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। जैसे यहाँ पे ये भारत, अगर ये मैप है तो इधर क्या है कि अरब सागर है और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो बहुत सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और कुछ नदियाँ जो है वो अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? इसमें नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जितने भी नदी दिए हैं इनके उद्गम स्थल से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उद्गम स्थल का भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कृष्णा नदी है, पहला ऑप्शन में कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल होता है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा कावेरी है। तो कावेरी क्या है कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत जो है, पश्चिमी घाट में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहाँ से इस कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। अब चंबल नदी कहाँ से? ये चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। उसके बाद में कोसी नदी तो नेपाल हिमालय से निकलती है, ये जानते होंगे। अगला है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। उसके बाद में ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला एक है, बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे एक जगह है मुल्ताई, वहाँ से निकलती है ये ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई स्थान है, वहाँ से ये ताप्ती नदी निकलती है। उसके बाद में महानदी क्या है कि ये रायपुर में, छत्तीसगढ़ के जो रायपुर है राजधानी, वहाँ के सिहावा नामक पर्वत जो है, सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है महानदी का। और ये ब्रह्मपुत्र तो मानसरोवर झील के पास जो कैलाश पर्वत श्रेणी है उसके चेमा युंगडुंग से निकलता है, ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो उससे ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो मानसरोवर झील इसका ध्यान रखेंगे। तो ये सारे इस क्वेश्चन के से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, या किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो इसका ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत वंश का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश था जिनके एक भरत राजा थे, उनके नाम पे अपने देश का नाम
भारत रखा गया था। अब यहाँ पे ये चारों वेद के बारे में देख लेते हैं। इसका राइट आंसर तो 4 नंबर ऑप्शन हो गया, ऋग्वेद। अब वेद से क्या होता है कि वेद से सवाल 2-4 सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 4 वेद कौन कौन है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। अब इसमें सबसे पुराना वेद अगर पूछे तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का अगर वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद। ये ध्यान रखेंगे, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का यानी सबसे नया कह सकते हैं तो वो अथर्ववेद हो जाता है। उसके बाद में एक शब्द होता है वेद त्रयी। वेद त्रयी में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं आता है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो वेद हैं इनको वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसको जानते हैं वेद त्रयी के नाम से, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि यहाँ पे जादू टोना से संबंधित यहाँ पे मंत्रों का ये किया गया है, संकलन किया गया है। तो जादू टोना का अगर जहाँ बात आता है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है, तो ये जो अथर्ववेद है ये जादू टोना से संबंधित है। उसके बाद में अगर सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद क्या है कि भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का क्या है? ये जनक है सामवेद। उसके बाद में ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद क्या है कि ये क्या है ना कि इस पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। मंडल क्या कहते हैं? मंडल का मतलब होता है पुस्तक यानी कि बुक। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और 1028 जो है सूक्ति है। सूक्ति का मतलब हो जाता है श्लोक, यानी कि 1028 क्या है? श्लोक है। और वहीं ऋग्वेद में 10,600 के करीब में छंद है। 10,600 के करीब में इसमें छंद है। तो इतना बात आप वेद से रखेंगे ध्यान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर भारत में 82.14% यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे भारत की पुरुष साक्षरता दर है। और वहीं अगर महिला साक्षरता दर देखें तो महिला साक्षरता दर 65.46% महिला साक्षरता दर यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की है। तो ये ध्यान रखेंगे, पुरुष का पूछा है, अगले किसी एग्जाम में महिला का भी पूछ सकता है। तो महिला का कितना है? 65.46%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ग्रैमी और ऑस्कर, ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में और ऑस्कर फिल्म और के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो ये जो गुलजार हैं, जो भारतीय संगीत के जो ये गीतकार हैं, उनको गीतकार के रूप में जाना जाता है। तो इनको जो है ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे इनको ऑस्कर कब मिला था? यहाँ पे इनको ऑस्कर मिला था 2010 में। 2010 में एक मूवी आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर। स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी आई थी, उनमें एक गीत था जय हो। उनमें एक गीत था जय हो जिनको इन्होंने ही लिखा था, और उनका जो ये संगीत दिया था, जो म्यूजिक दिया था, वो कौन से दिए थे? तो AR रहमान दिए थे, AR रहमान। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से ऑस्कर मिला था ये जय हो फिल्म के लिए, गाने के लिए। और ये किस कैटेगरी में मिला था? तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इनको मिला था। जिस तरीके से अभी 2023 में अभी नाटू नाटू संगीत को जो गीत है उसको मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर में जो अवार्ड मिला है, उसी तरीके से इनको जय हो गाने के लिए मिला था। तो और वो कौन सा था? 81वां जो ऑस्कर था 2010 में, उनमें मिला था इनको अवार्ड। तो ये सारे फैक्ट किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो इतने सारे बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 14 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 से आगे 10 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। तो ये 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
तो इस पे ज़्यादा चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बलराज साहनी जो कि एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो ये मेरी फिल्मी आत्मकथा जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मेरी फिल्मी आत्मकथा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 16 यहाँ पे जुलाई 2021 में ओलंपिक में एक एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन बने हैं। तो यहाँ पे 21 का ही पूछा गया है। तो यहाँ पे उस समय जब टेनिस का जो मैच हुआ था उसमें ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले मात्र ये तीसरे खिलाड़ी थे। तो इनका नाम क्या था, सुमित नागल। सुमित नागल ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन तो अब उस समय क्या था कि करंट अफेयर्स का बन गया था, लेकिन अभी क्या है कि ये जो 4 आपको नाम दिख रहे हैं इससे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। वो कैसे कि इसमें से किसी एक का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ये चारों नाम जो आपको दिख रहे हैं, इन चारों का संबंध टेनिस खेल से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे, सुमित नागल, राम कुमार रामनाथन, प्रजनेश गुणेश्वरन, ये तो बहुत ही प्रख्यात नाम है, मुकुंद शशि कुमार, ये चारों जो हैं टेनिस से संबंधित है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है। तो किसी भी या इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को अगर एग्जिस्ट करना है तो उनके लिए सबसे पहले सूर्य का होना बहुत ही जरूरी है, सूर्य का प्रकाश मिलना बहुत जरूरी है। तो वहीं बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा का निवेश जो है पारिस्थितिकी तंत्र को बने रहने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता में से एक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो नवंबर दिसंबर के महीने में जो क्या है कि हुथरी महोत्सव जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये चारों जो फेस्टिवल है ये चारों के चारों कर्नाटक में मनाए जाते हैं। तो अब यहाँ से नया सवाल कैसे पूछ सकता है कि दशहरा जो महोत्सव है किस राज्य से संबंधित है, या फिर कंबाला किस राज्य से संबंधित है, हम्पी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये तीनों चारों जो फेस्टिवल है ये सारे कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। तो भगवान जगन्नाथ की जो पूजा जो रथ यात्रा निकलती है वो उड़ीसा के पुरी में निकलती है, और ओडिसी जो नृत्य शैली है उस नृत्य शैली में भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो दक्षिण भारत में जो सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, वो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे तेलंगाना का जो ये था वारंगल, तेलंगाना की राजधानी उस समय हुआ करती थी वारंगल जो थी उस पे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में हमला किया था। और वहाँ के उस समय जो शासक थे वारंगल के वो थे प्रताप रुद्र देव। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पे ये किया था, आक्रमण किया था, तो वहाँ के शासक कौन था। तो प्रताप रुद्रदेव थे शासक वहाँ के, और वो दक्षिण भारत में पहली बार किसी ने हमला किया था तो वो कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी किस भारत राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे फातिमा बीबी के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका संबंध किस राज्य से है। तो वो केरल से संबंधित थी। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली फातिमा बीबी थी।
तो ये बात ध्यान रखेंगे। पहले अभी तक पूछता था कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी। अब यहाँ पे सवाल उल्टा पूछा गया है कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो इनका संबंध केरल राज्य से संबंधित है। अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि किसी भी न्यायालय का, उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि लीला सेठ जो है वो हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली, यहाँ पे भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला का गौरव प्राप्त हुआ था लीला सेठ को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है और पूछा गया है कि पत्थर के बारे में, कौन से पत्थर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला शिष्ट पत्थर। तो काला शिष्ट पत्थर से होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले ये मंदिर तो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, और ये मंदिर है कर्नाटक का एक जगह है हालेबीदु। कर्नाटक का एक जगह है हालेबीदु, ये कर्नाटक में पड़ता है। तो वहाँ पे ये मंदिर है, भगवान शंकर को समर्पित ये मंदिर है। और इसका जो निर्माण था 12वीं शताब्दी में 1150 में होयसल वंश के एक राजा थे जिनका नाम था विष्णुवर्धन। जो विष्णुवर्धन जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये मंदिर किस शैली में है, तो ये भी पूछा जाता है कि ये मंदिर किस शैली में बनी है। तो ये जो मंदिर है बेसर शैली में बनी हुई है। तो इतना सारा बात, कौन कौन सा बात कि होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो कर्नाटक के हालेबीदु जगह पे स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, और इसका निर्माण होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन के द्वारा बेसर शैली में 12वीं शताब्दी में यानी 1150 में करवाया गया था। और ये किस पत्थर से बना हुआ है, काला शिष्ट पत्थर से बना हुआ है। तो इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र से मापने के लिए किया जाता है। यानी कि सौर विकिरण को मापने के लिए सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि सौर विकिरण यानी कि सूर्य की जो उष्मा है, जो विकिरण है, उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पाइरोनोमीटर जो है, पाइरो का मतलब ही होता है कि उच्च तापमापी, पाइरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो सूर्य को मापने के लिए तो हाई टेम्परेचर का ये चाहिए, तो पाइरोनोमापी जो है इसका यूज किया जाता है सौर विकिरण को मापने के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हाइग्रोमीटर, इसका यूज आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका यूज आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। एनीमोमीटर क्या है कि हवा की जो दाब होती है, हवा की गति होती है, हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण कब हुआ था। तो अब यहाँ पे थॉमस कप कौन जीता है ये नहीं पूछा है, ये पूछ दिया कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 1949 में पहली बार आयोजित हुआ था। तो अब इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे भी कारण है, क्योंकि इसलिए पूछा है कि इस बार जो 2023 में जो हुआ है थॉमस कप, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो पुरुषों की एक बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। यानी कि ये वो वर्ल्ड कप की तरह है ये, और किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था 1949 में हुआ था। और मैंने क्या बोला कि इसको क्यों पूछा है, तो जो 2023 का जो ये अभी हुआ है ये चैंपियनशिप, इसमें भारत ने पहली बार जीता है। 73 साल के इतिहास में भारत पहली बार जो है ये वर्ल्ड कप जीता है। और वो किसको हरा करके जीता है ये भी ध्यान रखेंगे, तो वो इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने इस कप को जीता है। तो इतनी सारी बात आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस सेट का अंतिम प्रश्न है,
पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पे मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि खिलाड़ी का संबंध किससे है, ये मतलब पूछा जाता है नाम। तो यहाँ पे वहीं सुधा सिंह का नाम पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन बन रहा है आजकल कि सुधा सिंह जो कि एथलेटिक्स की खिलाड़ी है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है अभी तक? तो अभी तक इनको पद्म पुरस्कार इनको मिल चुका है। अब आगे कुछ मिल सकता है, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार इनको पद्म पुरस्कार मिल चुका है। तो इतना सारा बात आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो ये थे 25 क्वेश्चन का एक सेट, जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में इस बार जो आया था, एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो था। तो इसमें हमने आपको इसका संपूर्ण व्याख्या किया। अब उम्मीद है कि आपको ये सेट, ये विश्लेषण, ये जो डिस्कशन था अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक्स और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।